हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम कुछ टॉपिक्स पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला था इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रॉपर सेक्शन, जो कि था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ ओशियंस। ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ऑरिजिन ऑफ ओशियंस में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास को कवर किया। उसके बाद में जो भी हाइपोथेसिस आई थी, उन हाइपोथेसिस में से हमने पहली हाइपोथेसिस लॉर्ड कैल्विन की जो थी उसको कवर कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट हाइपोथेसिस आती है, जो कि है लेपवर्थ और लव की परिकल्पना, यानी कि लेपवर्थ और लव ने जो हाइपोथेसिस थी उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने जो कवर किया लॉर्ड कैल्विन, तो लॉर्ड कैल्विन ने क्या बताया अपनी हाइपोथेसिस में कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी एक गैसियस नेबुला थी, मतलब एक गैस की निहारिका थी, और काफी वर्षों के बाद में उसमें धीरे धीरे शीतलन शुरू हुआ, मतलब कूलिंग हुई। एंड आफ्टर कूलिंग डाउन इसकी जो अपर क्रस्ट थी, अपर लेयर थी, जो क्रस्ट में बदल गई थी, वो धीरे धीरे संकुचित हुई, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो श्रिंक हुई। उसके बाद वो अंदर अपना इनर कोर की तरफ से श्रिंक हुई, और ऐसा होने से पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी उस पर क्या हुआ, वलन पड़ गए। सॉरी, वलन से मतलब यह है कि उस पर एक पपड़ी पड़ गई, और वो पपड़ी कभी ऊपर और कुछ जगह नीचे हो गई। जो हिस्से ऊपर हो गए वे महाद्वीप बन गए, जो हिस्से नीचे हो गए वे सागर की तली बन गए। और पृथ्वी के जो वायुमंडल में उपस्थित जो H2O थी, वो जो कि वाटर वेपर थी, वाटर वेपर फॉर्म में थी, वो बारिश के रूप में जब नीचे गिरी तो सागर की तली में जल भर गया, और जो जल भरे हुए भाग थे वो महासागर कहलाए, और जो ऊपरी भाग रहेगा वो महाद्वीप कहलाए। इसी परिकल्पना के बेसिस पर अगली परिकल्पना आई, जिसको बोला गया लेपवर्थ और लव की परिकल्पना। इसमें दो लोग थे, एक लेपवर्थ और एक लव। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना। हाइपोथेसिस ऑफ लेपवर्थ एंड लव। इनकी हाइपोथेसिस थी। अब सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेपवर्थ। लेपवर्थ ने क्या कहा? देखिए, लेपवर्थ के अकॉर्डिंग पहले जब पृथ्वी शुरुआत में धीरे 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 ठंडा होना शुरू हुई, तो पपड़ी पड़ने के बाद में इसमें वलन पड़ गए। वलन का मतलब था फोल्ड्स पड़ गए। वो फोल्ड कुछ इतने ऊंचे और इतने नीचे थे कि उनमें जो ऊपर भाग थे उनको बोला गया अपनति, मतलब एंटीक्लाइन, और जो निचले भाग थे उनको बोला गया अभिनति, यानी कि सिनक्लाइन। जो एंटीक्लाइन पार्ट थे वो ऊंचे रहे और वहां पर जल नहीं पहुंच पाया, और जो नीचे भाग थे जिनको अभिनति कहा गया, सिनक्लाइन, वहां पर सागर का जल पहुंच गया, यानी कि जो भी वर्षा का जल था वो पहुंच गया, इससे सागर बने। तो हम थोड़ा सा ग्राफिकल इसको देख लेते हैं। लेपवर्थ ने क्या कहा कि पृथ्वी ठंडी हुई, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो अपर क्रस्ट थी वो कूल डाउन हुई। कूल डाउन होने के बाद उसमें जो पपड़ी पड़ी, उसके बाद में इसमें वलन पड़ गए। वलन से मतलब था फोल्ड पड़ गए, इसमें फोल्ड्स पड़े। देखिए, जब भी कोई चीज ठंडी होती है, जब उसका टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने पर वो कम जगह घेरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सरफेस एरिया वही रहता है, लेकिन उसको कम जगह में सिमटना है, तो क्या होगा, उसमें कुछ सिकुड़े पड़ जाएंगे, मतलब कुछ उसमें वलन पड़ जाएंगे, फोल्ड हो गए। फोल्ड होने पर दो तरह के पार्ट बने। एक तो पार्ट बने जो कि ऊपर उठे रहे, इनको बोला गया अपनति, यानी कि एंटीक्लाइन। और दूसरे जो पार्ट थे वो हो गए अभिनति, जो कि नीचे हो गए, नीचे धसे भाग, इनको बोला गया अभिनति। सिनक्लाइन। जो ऊपर उठे हुए भाग थे, इन भागों को बोला गया महाद्वीप, और जो नीचे धसे भाग थे इनमें सागर का जल भर गया, तो ये कन्वर्ट हो गए महासागर में, मतलब ये बन गए ओशन बेसिन्स और ये हो गए कॉन्टिनेंट्स।
तो ये थी लेपवर्थ की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनके जो स्टार्टिंग में जो अर्थ थी वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुई, जब उसके ऊपरी जो क्रस्ट थी यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई और ऊपर क्रस्ट बन गई। क्रस्ट का मतलब है कि ये सॉलिडिफाइड हो गई, यानी कि ऊपर का जो भाग था वो ठोस रूप में आ गया और वही ठोस रूप में वलन पड़ गए, मतलब फोल्ड्स हो गए। जब वो फोल्ड हो गई तो कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे। फोल्ड का मतलब था कि इस तरह से, तो कुछ भाग ऊपर, इनको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और ये कुछ भाग नीचे, इनको बोलते हैं सिंक्लाइन। ये अपनति और ये अभिनति। तो ये थी लेपवर्थ की परिकल्पना। इस परिकल्पना को बाद में अमेंड किया लव ने, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, और इन्होंने जो चेंज किया वो कुछ मैथमेटिकल बेसिस पर किया, तो उसको भी बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए आपके जो लेपवर्थ की परिकल्पना है उसके अकॉर्डिंग उत्तरी अमेरिका के भाग को देख लीजिए। वैसे एग्जांपल तो वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन ले लेते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये जो पूर्वी भाग है, इस महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत है। ये अपलेशियन पर्वत भी इसी का एग्जाम्पल है, जो कि कैसा भाग हो गया, ये हो गया अपनति भाग, अपनति वाला भाग। और इसके ठीक पश्चिम में ये वाला कौन सा भाग है, इसका पश्चिम, इसके वेस्ट में जो पर्वत है रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत भी कैसा है, अपनति भाग। और ये दोनों अपनतियों के बीच में जो भाग है, जो कि इसका एक मैदानी भाग बन गया जिसमें कुछ लेक्स भी हैं, ये हो गया अभिनति भाग। यहां पर क्या है, मैदान। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्रमशः अपलेशियन और रॉकी पर्वत हैं, जिनके बीच में अभिनति वाला भाग है जो कि मैदान है, यानी कि ये सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो इस वजह से ये इसका एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप एक और देख लीजिए कि यहां पर हम बात करें कि ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका। ये यूरोप और अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है, जो कि एस अक्षर की आकृति का है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आया है कि कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में, तो आप देख लीजिए ये कुछ एस शेप में है। तो यूरोप और अफ्रीका ये एक प्लेट पर हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक प्लेट पर हैं, और ये दोनों कैसे भाग हैं, ये भाग हैं अपनति वाले, यानी कि ये उठे हुए भाग हैं अपनति, और ये भाग कैसे हैं, अभिनति, यानी कि ये सिंक्लाइन है, सॉरी ये भी अपनति है, अपनति। और दोनों अपनति भागों के बीच में जो महासागर बना है वो अभिनति वाला भाग है, यानी कि ये सिंक्लाइन पार्ट है, अभिनति। और ये क्या बन गया, अटलांटिक महासागर। तो यूरोप और अफ्रीका ये अपनति वाले भाग हैं, उठे हुए हैं, इसलिए ये महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये भी उठे हुए भाग हैं, ये भी अपनति हैं, यानी कि एंटीक्लाइन है। और जो बीच में महासागर है वो धसा हुआ भाग है, तो ये सिंक्लाइन है, अभिनति वाला भाग है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर लेपवर्थ की परिकल्पना के बाद में एक परिकल्पना आती है लव की परिकल्पना, इसको भी जरा देख लीजिए। हाइपोथेसिस बाय लव। इन्होंने 1907 में, मतलब 1907 में लेपवर्थ की परिकल्पना को ही संशोधित किया। अब क्या किया संशोधन, देखिए एक्चुअली लव की परिकल्पना में भी वलन को ही रीजन माना महाद्वीप और महासागरों के बनने का। लेकिन जब हम लेपवर्थ की परिकल्पना की बात करें तो इन्होंने उन वलन के बनने का जो कारण था वो उस टेम्परेचर के डिक्रीजमेंट को माना, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, तापमान कम होता गया, तो पृथ्वी शीतल होती चली गई, और शीतल होने की वजह से वहां पर वलन बढ़ गए। लेकिन लव के अकॉर्डिंग क्या था, लव ने यह माना कि इतने बड़े स्तर पर वलन जो कि महासागर और महाद्वीपों के रूप में बदल गए, ये केवल और केवल तापमान के कम होने से तो नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा
किसने? लव ने कहा कि केवल तापमान ही इतने बड़े वलन का कारण नहीं हो सकता, इसका कारण कुछ और है। और इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। इन्होंने मैथमेटिकली अपनी बात को प्रूव किया, जिसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का ज्योमेट्रिक सेंटर और ग्रेविटी सेंटर एक ही हो, ऐसा हर जगह पर समान नहीं हो सकता। यानी कि यह बात सही नहीं कह सकते हम कि हमेशा ही किसी वस्तु का ग्रेविटी सेंटर यानी कि गुरुत्व केंद्र और ज्योमेट्रिक सेंटर यानी कि ज्यामितीय केंद्र एक जैसा हो। क्या दिक्कत आती है इसमें? इन्होंने कहा कि जब कोई पदार्थ सभी तरफ से समान आकार का हो, सभी भुजाएं समान हो, या कोई वस्तु गोलाकार हो, अगर उसमें सभी जगह पर अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसका वितरण समान अनुपात में होगा, समान होगा, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर और उसका ग्रेविटी सेंटर यानी कि गुरुत्वीय केंद्र और ज्यामितीय केंद्र एक ही बिंदु पर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो समान अनुपात में वितरित नहीं है या वह पदार्थ समान नहीं है, तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर और उसके ग्रेविटी सेंटर अलग अलग होंगे। इसका बहुत जनरल बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है ज्योमेट्रिक सेंटर और क्या होता है ग्रेविटी सेंटर। देखिए, आप बचपन में जब छोटे होंगे तो स्कूल में सब पेपर देने जाते थे, तो इस तरह का एक पेपर पैड लेकर जाते थे, इस पर कुछ इस तरह का एक पेपर को फंसाने के लिए इसका एक कुछ सेटलमेंट रहता था। अब आप देखिए कि अगर हम इस सेटलमेंट को हटा दें तो ये एक चौकोर आपके पास पैड रह जाता है, जिसमें कि अगर हम इसके डायगोनल्स को, मतलब अगर हम विकर्णों को मिलाएं एक दूसरे को, तो ये आपस में विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं, यहां पर आप एक पॉइंट कर लीजिए और इस पॉइंट पर एक छोटा सा होल कर लीजिए और क्या करिए, आप इसको उंगली पर रखकर या पेन की निब पर रखकर इसे घुमा दीजिए, तो इस पेन की निब पर आपका ये पैड जो है घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि यही इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है और चूंकि ये समान पदार्थ से बना हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्व केंद्र भी यही है। इसका गुरुत्व केंद्र यानी कि ग्रेविटी सेंटर और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यानी कि ज्यामितीय केंद्र सेम पॉइंट पर है। क्योंकि समान पदार्थ से बना है, समान आकार है, तो इसलिए इसका एक ही पॉइंट है, तो काम करेगा। अब मान लीजिए कि मैं क्या करूं कि इस पे से एक चेंज कर दूं, इस पर क्या करूं, मैंने यहां पर एक हैंडल लगा दिया। अब आप सोचिए कि इस पैड पर किस तरफ ज्यादा मास शिफ्ट हो गया, किधर ज्यादा वेट हो गया, ऊपर की साइड वेट हो गया। तो जिधर वेट होगा गुरुत्व केंद्र उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब गुरुत्व केंद्र लगभग यहां जाएगा, लेकिन ज्यामितीय केंद्र यही रहेगा। ज्यामिति तो आज भी यही रहेगा, मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर फिर भी यही रहेगा, लेकिन अब जो गुरुत्व केंद्र है वो यहां आ जाएगा। अगर आप इस पुराने वाले पॉइंट पर ही पेन रख के और उस पर पैड रख के इसे घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा, ये उस तरफ गिर जाएगा जिस तरफ इसका वेट है। तो हमने क्या किया, गुरुत्व केंद्र को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसकी तरफ, यानी कि जिधर भार होता है उसी तरफ गुरुत्व केंद्र को हम शिफ्ट कर देते हैं। अब यहां रखकर अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा, तो गुरुत्व केंद्र तो ये होगा, ज्यामिति ये होगा। ये बदलाव क्यों हुआ? बदलाव इसलिए होगा क्योंकि अब इस पर समान पदार्थ नहीं है, बल्कि इस पदार्थ पर एक अन्य पदार्थ हमने एक तरफ लगा दिया है। तो इसका मतलब है ना तो समान वितरण है इसका और ना ही समान पदार्थ है। तो जब किसी चीज का वितरण समान होता है पदार्थ का जिससे वो बनता है, तो गुरुत्व केंद्र और ज्यामितीय केंद्र समान। लेकिन पृथ्वी की स्थिति में क्या है? देखिए, पृथ्वी में एक तो सभी जगह पर समान पदार्थ का वितरण नहीं है, प्लस पृथ्वी के अंदर कहीं पर घनत्व ज्यादा है, कहीं पर घनत्व कम है, डेंसिटी ज्यादा है, कम है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में समान आकृति में भी नहीं है, समान पदार्थ भी नहीं है, समान वितरण भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी का ज्योमेट्रिक सेंटर और ग्रेविटी सेंटर अलग अलग हैं। अब बात करते हैं, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वहां से आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जो चीजों को अपनी ओर केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो देखिए, लव के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ज्यामितीय केंद्र और गुरुत्व केंद्र मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर तथा गुरुत्व केंद्र यानी कि ग्रेविटी सेंटर एक बिंदु पर नहीं है। अब इससे फर्क क्या आएगा? फर्क यह आएगा कि जिस जगह पर गुरुत्व केंद्र अर्थ की सरफेस के पास में है वहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा,
और जहां पर मान लीजिए कि ये इस तरह से है पृथ्वी, ये यहां होना चाहिए, ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है आकृति के हिसाब से, लेकिन गुरुत्व केंद्र इसका यहां है। अगर ये गुरुत्व केंद्र है तो यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, यहां चीजें ज्यादा केंद्र की तरफ भागेंगी, यहां आकर्षण बल कम होगा तो यहां चीजें कम भागेंगी। तब यहां ज्यादा होगा आकर्षण बल तो यहां धसाव ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी पर गुरुत्व केंद्र के ज्यामितीय केंद्र से अलग होने के कारण जहां पर पृथ्वी की सरफेस पर आकर्षण बल ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, पृथ्वी में धसाव हो जाएगा, और जहां पर आकर्षण बल कम होगा वहां कम धसाव होगा, तो वहां पर क्या होगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, मतलब उत्थान हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, उत्थान, और यहां क्या हो जाएगा, धसाव। इसी तरह से पृथ्वी पर और भी जगह, अब इधर अगर धसाव है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, यहां पर उत्थान होगा। अब अगर यहां उत्थान है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, यहां पे कुछ धसाव हो जाएगा। अब अगर यहां पर उत्थान होगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, धसाव हो जाएगा। उत्थान को बोलते हैं अपलिफ्टमेंट और धसाव को बोलते हैं सबसिडेंस। तो जो अपलिफ्टमेंट वाले पार्ट हैं वो क्या बन गए, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, और जो धसाव वाले भाग हैं वो क्या बन गए, महासागर। तो इन्होंने अपनी बात को गणितीय सूत्र के सहारे से साबित करने की कोशिश की कि पृथ्वी के अंदर ज्योमेट्रिक सेंटर और ग्रेविटी सेंटर एक बिंदु पर नहीं है। ग्रेविटी सेंटर के ज्योमेट्रिक सेंटर से अलग होने की वजह से पृथ्वी के सरफेस पे जिस जगह ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा यानी कि ज्यादा आकर्षण बल होगा, तो वहां पर धसाव हो जाएगा, और धसाव होने की वजह से वहां पर महासागर बनेंगे। और जहां पर कम आकर्षण बल होगा वहां पर अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उत्थान, और वहां पर महाद्वीप बनेंगे। अब आप इस आकृति में जो बनी हुई चीजें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी की आकृति कुछ ऐसी नजर आएगी। और यही प्रकार की जो आकृति है वही तो है जियोइड, लघ्वाक्ष गोलार्ध। ये पृथ्वी की आकार है, ये पृथ्वी की आकृति है। अगर हम इसके धसाव और उत्थान वाले भागों को मिला दें तो आप देखेंगे पृथ्वी फिर से गोल हो जाएगी। तो ये थी लव की परिकल्पना। तो लव के अकॉर्डिंग क्या था कि केवल तापमान कम होने से इतने बड़े बलन पृथ्वी पर नहीं बन सकते, इतने बड़े फोल्ड क्रिएट नहीं हो सकते। इसके लिए इन्होंने ज्योमेट्रिक और ग्रेविटी सेंटर को उत्तरदायी माना। इनके हिसाब से ग्रेविटी सेंटर और ज्योमेट्रिक सेंटर सेम नहीं है अर्थ के अंदर, इसलिए आकर्षण बल का भी प्रभाव अलग अलग है सरफेस पर। जहां आकर्षण बल ज्यादा है वहां धसाव हो गया है और वहां पृथ्वी अंदर धस गई है, जहां महासागर बने हैं, जहां कम है वहां उत्थान हो गया है, अपलिफ्टमेंट हो गया है, और वहां क्या है कि महाद्वीप बन गए हैं। तो ये थी लव की परिकल्पना। आप इस बात को नोट्स में नोट करिए, समझिए, रिवीजन करिए। लास्ट आपकी जो परिकल्पना थी वो लॉर्ड कैल्विन की थी। इसके बाद ये, अब इसके बाद जो अगली वाली आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस बाय गिवन लॉथिन ग्रीन, जो कि बहुत अच्छी है और उससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के पीछे हैं। हालांकि ये बात तो इनसे भी समझ में आ रही है कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के पीछे हैं, यानी कि स्थल के पीछे सागर और सागर के पीछे स्थल, और इसको बोलते हैं प्रतिध्रुवीय स्थिति। इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में एंटीपोडल सिचुएशन। तो आज की इस परिकल्पना को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम वेगनर का, फिर टेलर का, और उसके बाद प्लेट विवर्तन ही पढ़ेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट यहां खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर्स। थैंक यू वेरी मच।